आज अपना टॉपिक है लेबलिंग थ्योरी यानी कि चिन्हीकरण सिद्धांत। ये ऐसा है कि हम किसी व्यक्ति को उसके किसी कार्य के कारण उस पर एक ठप्पा लगा देते हैं। जैसे कोई बातें बहुत करता है तो हम बोलते हैं कि बातूनी है, कि उस पर बातूनी का ठप्पा लग जाता है। बातूनी लोगों की गिनती में उसको गिनना शुरू कर दिया जाता है। जैसे कोई उदास ज्यादा रहता है तो वो हम कहते हैं कि ये तो उदास रहता है, हंसमुख नहीं रहता। किसी को अगर डांस करना ज्यादा पसंद है तो हम उसको डांस का कीड़ा बोल देते हैं। किसी को सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद है तो हम बोलते हैं कि ये तो ज्यादा ही गाने सुनने वाला है। यानी कि एक ऐसा कोई काम व्यक्ति जो करता है और उसके बेस पर हम उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं, वो होता है लेबलिंग थ्योरी यानी कि चिन्हीकरण सिद्धांत। ये सिद्धांत भी आपका पिछले जो विसंगति की थ्योरी हमने की थी, एनोमी की थ्योरी हमने की है, डिफरेंशियल एसोसिएशन हमने थ्योरी की है, उससे रिलेटेड ही है। यानी कि अपराधी के बारे में जो हम पढ़ रही हैं उससे मिलता जुलता ही है ये। अपराध शास्त्र के क्षेत्र में प्रारूप संप्रदाय यानी कि टोपोलॉजिकल स्कूल हुआ है के संस्थापक लाम्ब्रोसो ने असतत प्रवृत्तियों के कारणों की विवेचना करते हुए लिखा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। लाम्ब्रोसो का यह मत था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, कि जिस व्यक्ति ने जन्म ले लिया है वो क्या हो जाएगा, अपराधी बन जाएगा। उसने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपराधियों के शारीरिक लक्षण यानी कि जो उनके फिजिकल ट्रेट हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उन लोगों को इकट्ठा किया था। और उनकी जो शारीरिक विशेषताएं थी, कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे देख रहा है, कुछ किसके हाव भाव कैसे हैं, उन सब की स्टडी करके फिर ये बताया था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। और परीक्षण के उपरांत व्यक्त किया था तथा दावा किया था कि अपराधियों को दंड उनके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के आधार पर न होकर उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत अपराध में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यानी कि जो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर आधारित होता है। देखो लैम्ब्रोसो यहाँ क्या कहना चाहता है, उसने ये कहा था कि जो व्यक्ति पैदा होता है यानी कि जन्मजात व्यक्ति अपराधी बन जाता है, जन्म से ही अपराधी होता है। उसने किस बात पर इसको बताया, उन्होंने अपराधियों के जो फिजिकल ट्रेट है, उनके शारीरिक लक्षणों की स्टडी की। और स्टडी करने के बाद उसने ये बताया कि अपराधी को जो दंड दिया जाएगा वो हम ये नहीं देखेंगे कि इसने कितना संगीन अपराध किया है या इसने कितना एक मामूली सा या फिर छोटा मोटा अपराध किया है। हम उस व्यक्ति के शारीरिक लक्षण, उसके शारीरिक लक्षण क्या बोल रही हैं, उसके बेस पर हम उसकी सजा का निर्धारण करेंगे। अगर उसके अंदर शारीरिक लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं तो उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, अगर कम है तो कम सजा मिलनी चाहिए। तो ये सिद्धांत किस पर आधारित रहा है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अपराध में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत हेरिडिटी पर आधारित था यानी कि वंशानुक्रम पर आधारित था। जैसे कि वंशानुक्रमण का नियम है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब है कि आपके दादा से आपके पिता में, आपके पिता से आपके अंदर और आपसे आपके बच्चों के अंदर जो गुण चले जाएंगे वो होता है वंशानुक्रम। कालांतर में वंशानुक्रम की उपयोगिता समाप्त होने लगी और उसके स्थान पर इन्वायरमेंट के सिद्धांत का प्रतिपादन होने लगा। कालांतर होता है कि समय बीतने के साथ साथ जो पहले वंशानुक्रम के बेस पर अपराधियों को बताया जाता था, अब किस पर डिपेंड हो गया है, वो उनके इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर। अपराध के क्षेत्र में भी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का साथ सामाजिक उत्तरदायित्व ने ले ली। कि पहले हम क्या बोला जाता था कि जो व्यक्ति अपराध करता है वह उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, यानी कि वो अपने आप के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपराध करता है। लेकिन अब क्या है, अब उस जगह ने यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की जगह किसने ले ली, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ले ली, कि सामाजिक उत्तरदायित्व ने ले ली है। परिणाम स्वरूप अपराध के लिए व्यक्ति के स्थान पर समाज को उत्तरदायी माना जाने लगा है। कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है। सदरलैंड ने तो एक अलग सिद्धांत का ही प्रतिपादन कर डाला जिसे विभिन्न संगति सिद्धांत, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का नाम दिया गया है।
इस थ्योरी में क्या बताया है, सदरलैंड ने यह बताया था कि व्यक्ति बहुत सारे लोगों से मिलता है, उन लोगों की विचारधाराओं को अपनाता है और उसके कारण व्यक्ति अपराधी बन जाता है, क्योंकि वह डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, डिफरेंट उन्होंने अपराध किए होते हैं, तो उनके विचार लेकर व्यक्ति अपराधी बन जाता है। सामाजिक परिवर्तन की इस कड़ी में 1950 से 1960 के दशक में अपराध और अपराधी पर विचार करने के लिए नए सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसे बोला गया लेबलिंग थ्योरी। अब लेबलिंग थ्योरी का निर्माण कब हुआ है? 1950 और 1960 का जो हमारा समय था, उस समय में अपराध और जो अपराधी व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति अपराध क्यों कर रहा है, उस पर विचार किया जाने लगा और एक नए सिद्धांत का निर्माण किया, वो है लेबलिंग थ्योरी, चिन्हीकरण का सिद्धांत। अब जो चिन्हीकरण का सिद्धांत है, ये क्या बोलता है? चिन्हीकरण अंग्रेजी के शब्द लेबलिंग का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी का शब्द लेबलिंग लेबल से होता है, जिसका अर्थ है चिन्ह, ठप्पा, सील अथवा पहचान। कि हम अगर किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमने उसका एक लेबल देखा कि हाँ अच्छा ISI मार्क है, होल मार्क है, डेट एक्सपायरी नहीं है, इसमें इतना प्रोटीन है, इतना इसके अंदर विटामिन है, इतना इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, इतना प्रोटीन है, और उस चीज को पैक करके उस पर एक ठप्पा लगा दिया कि हाँ ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको प्रोटीन विटामिन सभी मिलेंगे। तो साधारण अर्थों में जिस प्रकार कागज की सील का महत्व होता है, ठीक इसी प्रकार समाज की भी एक सील या मोहर होती है। यानी कि जैसे हमने किसी चीज को बना दिया, उसको पैक कर दिया और फिर हमने उसको एक नाम दे दिया, चिप्स, या फिर ये सिल्क का सूट, या फिर ये एक अच्छी ड्रेस। ठीक इसी प्रकार समाज में व्यक्ति को पहचानने की एक सील अथवा मोहर होती है। जैसे उदाहरण के लिए अधिक पढ़ने वाले व्यक्ति की भी अधिक पढ़ने की सील होती है, और जब समाज उस व्यक्ति पर अधिक पढ़ने की सील या मोहर लगा देता है, तो उस व्यक्ति को साधारण बोलचाल की भाषा में पढ़ाकू कहा जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ भी एक कहावत है कि जो पूत है उसके पैर पलने में ही दिख जाते हैं, कि बड़ा होकर वो क्या करेगा। तो हमने उसके बचपन को देखकर एक ठप्पा लगाया कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर नेता बनेगा, या फिर ये अच्छी एजुकेशन लेगा, या फिर ये कोई बड़ा IAS अफसर बनेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ रहा है, जैसे आपके क्लासरूम में आप बैठे हो, तो एक जो बच्चा है वो फ्री पीरियड में भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाता है, फ्री टाइम में भी वो लाइब्रेरी जाता है, तो आपने क्या किया, ये तो बड़ा पढ़ाकू है, तो आपने उस पर ठप्पा लगाया पढ़ाकू होने का। ऐसे ही अगर किसी को गाने सुनना ज्यादा पसंद है, या फिर किसी को बाहर वॉक करना ज्यादा पसंद है, तो हम कर देंगे तो घुमंतु है, तो हमने घुमंतु का ठप्पा लगा दिया। कि इसको गाने सुनना पसंद है, तो उस पर ठप्पा लगाया कि तो सॉन्ग का मतलब इसके अंदर एक पागलपना सॉन्ग सुनने का। तो समाज में उसकी यही पहचान हो जाती है। कालांतरण में वह व्यक्ति अपने इसी ठप्पे से पहचाना जाता है, और वह व्यक्ति भी समाज के इसी पहचान के आधार पर अपने कार्य को अंजाम देता है। जैसे आपने बहुत सारी फिल्म भी देखी होंगी। अगर एक फिल्म मैं बताती हूँ आपको, जो दीवार नाम की फिल्म हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दो भाई थे। अमिताभ बच्चन बड़े भाई के रोल में था, शशि कपूर छोटे भाई के रोल में था। तो उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि जो अमिताभ बच्चन के जो फादर थे, उन्होंने कुछ परिस्थितिवश कुछ ऐसा काम किया था कि उसको चोर बोला जाने लगा। तो फिर क्या किया, वहां के गांव के जो आसपास के लोग थे, उन्होंने उसके हाथ पर एक ठप्पा लगाया कि तेरा बाप चोर है। उस फिल्म में भी उस अमिताभ बच्चन ने जो रोल प्ले किया था, बच्चे के रूप में एक रोल प्ले किया था, तो उस पर ठप्पा लगा दिया था तेरा बाप चोर है। तो इस बात से वो भी क्या हुआ, अपराधी बन गया, उसने भी समाज विरोधी काम किए। क्यों? क्योंकि उसको ठप्पा मिल चुका था कि मैं तो इस तरह का व्यक्ति हूँ और इस तरह के मैं काम करूंगा। तो चिन्हीकरण के सिद्धांत को अपराध के कारण तत्व के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। मानव उद्ध विकास के प्रारंभ में अपराध के कारण तत्व का आधारभूत प्रेतों पर विश्वास आधारित था। यानी कि पहले जो मानव का विकास हुआ था, जब हमारे आदिकाल का समय था, लोग वो वनों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, तो वहां पर क्या बताया गया था कि भूत प्रेत आते हैं और वे व्यक्ति से अपराध करवाते हैं। समाज में दैवी शक्तियां अपराध की उत्तरदायी होती हैं।
कि कोई उसके अंदर कोई माता आ गई है, उसके अंदर कोई देवता आ गया है, उसके अंदर कोई भूत आ गया है, तो वो उनसे ऐसे काम करवा रहे हैं। लेकिन कालांतरण में प्रारूपवादी सिद्धांत और संगति के सिद्धांत का विकास हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो अलग अलग डिफरेंशियल थ्योरी आई, एनोमी की थ्योरी आई, और फिर क्या हुआ, एक विचलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, यानी कि डेविएंस का प्रतिपादन किया गया। और कहा गया कि अपराध सामाजिक विचलन का परिणाम है, कि जब व्यक्ति समाज से डेविएट हो जाता है, समाज के नियमों से दूर चला जाता है, तो क्या होता है, अपराध का जन्म हो जाता है। डॉक्टर सुशील चंद्र ने इस सिद्धांत के प्रतिपादित करने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस नामक पुस्तक ही लिख डाली। तो डॉक्टर सुशील चंद्र ने क्या किया, इन सब को पढ़ते हुए देखते हुए क्या किया, एक बुक लिखी जिसका नाम था सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस, यानी कि समाज शास्त्र में विभिन्नता, कि वो अपने समाज से, अपने नॉर्म से कैसे दूर हट जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि सामाजिक संस्थाएं तथा समाज का परिवेश व्यक्ति को विचलित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इस बुक में क्या लिखा गया था, जो सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस था, इसमें ये लिखा गया था कि सामाजिक संस्थाएं हैं, कि समाज में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं और समाज का परिवेश क्या है। ये दोनों बातें व्यक्ति को विचलित करती हैं, किसके लिए, एक अपराधी व्यवहार करने के लिए। 1950-1960 का दशक अपराध के कारणों की व्याख्या में क्रांतिकारी दशक था, जब विचलन के लिए चिन्हीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। चिन्हीकरण का यह सिद्धांत अपराध के कारणों में क्षेत्र में क्रांतिकारी पड़ाव था, यानी कि लेबलिंग थ्योरी का जब निर्माण किया गया, इसने क्या किया, अपराध की श्रेणी में क्रांतिकारी, ये क्रांति में लेकर आए, एक क्रांति लेकर आए कि अपराध को क्लियरली बताया गया कि अपराध क्या है। यह सिद्धांत अपराध के कारणों के संबंध में पूर्व के सिद्धांतों से पूरी तरह भिन्न था, यानी कि 1950-1960 से पहले जो सिद्धांत आए गए थे अपराध को डिफाइन करने के लिए, उन सब से सिद्धांत अलग था। इसने अपराध के कारणों की अलग से खोज की। व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है, वह अपराध क्यों करता है, इस सिद्धांत के माध्यम से यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है कि समाज किस प्रकार से व्यक्ति को समाज विरोधी कार्यों का ठप्पा लगाकर उसे विपथगामी बनाता है और उसे अपराध करने की ओर प्रेरित करता है। देखो यहाँ पर इसने ये कहा है कि समाज एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के छोटे मोटे व्यवहार के ऊपर उस पर एक ठप्पा लगा देती है कि नहीं, ये तो इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, ये एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है, इसको बाहर घूमना पसंद है, इसको समाज में लोगों को प्रेरित करना पसंद है, नेता का काम करता है। अगर मजाक में भी अगर थोड़े से टाइम के लिए उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो समाज के नॉर्म से अलग है, तो समाज ने क्या किया, उसको ठप्पा लगाया कि हाँ ये तो अपराधी है और अपराधी वाले ही काम करेगा। यहाँ पर इसने ये नहीं सोचा कि हम इस व्यक्ति को सुधार भी सकते हैं। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। जब कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज उस व्यक्ति के बारे में प्रतिक्रिया करता है और यही प्रतिक्रिया व्यक्ति को उस प्रतिक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कार्य करने को मजबूर कर देती है। जैसे उस फिल्म में मैंने आपको बताया था कि उनके पिताजी को एक चोर साबित कर दिया गया था, उस बच्चे के हाथ पर ठप्पा लगाया गया था कि तेरा बाप चोर है। तो उस बात ने उसको मजबूर कर दिया कि मुझे जब समाज ने चोर बता दिया है तो मैं चोर वाले ही कार्य करूंगा। यानी कि एक ऐसी प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के बारे में समाज ने बोली और समाज से उस प्रतिक्रिया को लेकर व्यक्ति ने वही काम करना शुरू कर दिया। जैसे महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को यह बोला था कि अंधे की संतान अंधी होती है, क्योंकि उनके पिताजी अंधे थे और वो एक ग्राउंड के अंदर जा रहा था तो वहां पर पानी से भरा तालाब था, तो दुर्योधन को पानी दिखाई नहीं दिया और उसने पानी में छलांग लगा दी। तो उस समय द्रौपदी ने ये कहा था कि अंधे का पुत्र भी अंधा या अंधे की संतान अंधी होती है। तो इस वजह से क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हो गया था। समाज में अंधे को इसलिए अंधा कहने का प्रचलन नहीं है कि उसे सूरदास कहकर संबोधित किया जाए, क्योंकि सूरदास भी अंधे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काव्य रचनाएं की थी, लेकिन सब एक बात को एक जैसा नहीं समझते, उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग बातें समझते हैं।
इसका कारण यह है कि सूरदास एक सम्मानित पद है और इससे समाज पर कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार कोई भी समाज जब किसी व्यक्ति पर अपराधी का ठप्पा लगा देता है तो इस ठप्पा लगा देने की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति अपराध की ओर मुड़ जाता है। जैसे एक व्यक्ति शराबी नहीं है परंतु समाज उस पर शराबी होने का ठप्पा लगा देता है। एक व्यक्ति चोर नहीं है, समाज उस पर चोरी करने का ठप्पा लगा देता है। इस प्रकार एक ठप्पा लगाकर समाज एक सामान्य व्यक्ति को अपराध करने की तरफ मोड़ देता है कि वह व्यक्ति चोर या शराबी है। जैसे आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, सीरियल देखे हैं, नाटक देखे हैं, तो क्या होता है, कोई व्यक्ति है तो वो इतना गरीब है कि वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोटी चुरा लेता है, तो रोटी को चुराने पर भी उसको चोर बोला जाता है, चोर का ठप्पा लगा दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई जबरदस्ती शराब पिला देता है, वह शराब पीता नहीं है, तो उस परिस्थिति में भी समाज क्या करता है, उस पर एक शराबी होने का या शराब पीने का ठप्पा लगा देता है। तो समाज भी काफी हद तक जिम्मेदार है। समाज ये नहीं सोचता कि उसने चोरी क्यों की, रोटी ही चोरी क्यों की, उसने उसके कारण को समझने की चेष्टा नहीं की उसने क्या किया, रोटी चुराने से ही उसने उसके ऊपर अपराध का ठप्पा लगाया कि ये व्यक्ति चोर है।